नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कृषि और कृषि आधारित उद्योग की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने शुक्रवार को कहा कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदीयमान सितारा है और देश का विकास रुकने वाला नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ये आसानी से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। इस दशक के अंत तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने संबोधन में सरकार की खेती किसानों से संबंधित योजनाओं का जिक्र किया। कृषि क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, स्टार्टअप, डिजिटल कृषि मिशन, कृषि स्नातकों को खेती में नवीनतम ज्ञान और कौशल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बताया। जाहिर है, कृषि और अर्थव्यवस्था का मुद्दा अहम है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मुद्दा आपका में कृषि आधारित उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, खास मेहमानों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा। एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यह निर्विवाद है। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी और इन्हीं की बदौलत प्राइमरीली इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। आपका स्वागत है हुकुमदेव जी। साथ ही हम बात करेंगे प्रेम एस वशिष्ठ जी से, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। प्रेम जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं ICAR-IARI की डीन डॉक्टर अनुपमा सिंह जी। अनुपमा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा हुकुमदेव जी आपसे है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं, कैसे हैं और आप इस मुद्दे पर कैसे देखते हैं, कैसे भविष्य को आप देख रहे हैं? मनोज जी, आपको धन्यवाद। संसद टीवी के सभी लोगों को धन्यवाद। जैसे मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं अपनी बात कहने से पहले हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूर, पसीना बहाने वाले, परिश्रम करने वाले जो हैं, जो अपने परिश्रम और पसीना से इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, उन किसानों और खेती पर से जुड़े हुए लोगों को कोटि कोटि नमस्कार और वंदन करता हूं कि वे राष्ट्र के देव हैं जी। जब तक इन राष्ट्र देवों की पूजा नहीं की जाएगी, तब तक राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संपन्नता सभी अधूरी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है, आज़ादी के समय में JC कुमारप्पा सबसे ज़्यादा कृषि ग्रामीण अर्थशास्त्र के माने जाते थे। अंतिम में चौधरी चरण सिंह हुए, जिन्होंने अंतिम किताब लिखी, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, भारत की भयावह अर्थनीति, इसका कारण और निवारण। बस उसके बाद ग्रामीण दृष्टि से कृषि अर्थव्यवस्था पर कोई विचारक और लिखने वाले राजनीति के क्षेत्र में कम दिखाई पड़े। ऊपरी सतही ही लोग आए गंभीरता से। तीसरी बात मैं कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और किसान उनके आभारी रहेंगे। लेकिन इस देश में किसान जब लगभग 50% के आसपास है और उनके पर बहस करने के लिए आप 25 मिनट समय निकालते हैं, तो मैं संसद टीवी चलाने वाले और सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कम से कम हमारे 7 लाख गांव में बसने वाले उन गरीब किसानों के ऊपर सोचिए और इस संसद टीवी पर उनके लिए जब भी बहस करिए तो कम से कम 1 घंटा समय जरूर निर्धारित करिए, जिससे कि वो पूरी बात सामने आवे। फिर मैं ये कहूँगा कि मैं उस भारत से जन्म लिया 83 साल पहले जी,
जब अपने गांव में घुटने भर कीचड़ में चलता था, अंधेरी रात थी, सांप कीड़े काटते थे, सोने के लिए पखाने के लिए रात में भी बाहर जाते थे, औरतें सड़क के किनारे पखाने करती थी। जैसे लगता था कि हम उस भारत में नरक की जिंदगी जी रहे थे। वहाँ से यात्रा करते करते 83 साल से चले और 63 बरस तक राजनीतिक संघर्ष करते हुए जब यहाँ तक आए हैं, तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई और नरेंद्र मोदी जी जब उसमें सुदृढ़ता लाए हैं, जाल बिछाए हैं, तो आज जब मैं अपनी ही गांव में चलता हूँ तो लगता ही नहीं है कि दिल्ली से मेरा गांव कोई पीछे है। मेरे गांव की सब गली पीसीसी है, हर घर में बिजली है और करीब करीब 60-70% घरों में शौचालय है और किसान के घर में, गरीब के मजदूर के घर में उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा है। और सवेरे मनोज जी जब गांव में अगल बगल के निजी स्कूलों की गाड़ियां आती है और उन गरीबों के बच्चे उस उज्ज्वला गैस की योजना पर से कुछ खा करके और अपने डब्बे में कुछ पराठे भुजिया जो उन गरीब का लेके और बेटे और बेटी जब तितली के जैसे नाचते हुए उस बस पर चलते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो लगता है जैसे कि हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है। जी, प्रफुल्लित हो उठता है। एक नए भारत का रूपांतरण हुआ है, लेकिन इसके लिए दृष्टि चाहिए। एक बात ये भी कहूँगा कि अपनी अपनी दृष्टि उन गरीब के बच्चों को हंसते गाते खेलते कूदते नाचते अच्छे कपड़े पहनते पढ़ते खुशी में जब देखते हैं, तो एक तरफ मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, उनका हृदय स्पंदित होता है और नाचने लगता है। दूसरे तरफ इसी देश में कुछ थोड़े लोग होंगे सामंतवादी और बड़े लोग जिनके कलेजे पर सांप लौटता होगा, हृदय जलता होगा कि ये सब दिन मेरे पैर के नीचे, जूता चप्पल के नीचे रहने वाले ये गरीब मजदूर, निर्धन निर्बल, गुलामी की जिंदगी जीने वाला, और आज कहाँ मेरे बच्चे के बराबरी में चल रहा है। जी। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके हृदय में जलन होती होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत के करोड़ों गरीबों से कहूँगा जी कि अब किसानों के लिए खेती और कृषि उद्योग के लिए गांव के पक्की सड़कें और बिजली लगने से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने का समय आया है। वो अपनी योग्यता से, क्षमता से, प्रतिभा से, कर्मठता से नए भारत के निर्माण में कृषक के बेटा बेटी सब लगे और नए भारत के निर्माण में करे, जिससे कि हम अपने कृषि के द्वारा विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था को नया रूप दे सके। सरकार के तरफ से हर तरह का सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल हुकुमदेव जी, आपने गांव गरीब किसान की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। आप संसद के भीतर और बाहर गांव गरीब किसान की लगातार आवाज उठाते रहे हैं और उसका जो अनुभव मिला है उसके चलते भी बहुत कुछ बदलाव और चर्चाएं सुनने को देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रेम जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि भारत की जीडीपी में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसका जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को सींचने का काम अगर किसी ने किया है वो हमारे कृषि क्षेत्र ने किया है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो बात कही है कि कृषि आधारित उद्योग जो हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मेरुदंड हैं, कृषि क्षेत्र हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप कैसे इसके आर्थिक तंत्र को देखते हैं? जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अहम प्रश्न उठाया है और जिस पे पहले जो कमेटीज़ बनी, जैसे डबलिंग ऑफ फार्मर्स कमेटी, उन्होंने काफ़ी विचार किया। तो ये बात तो सही है कि प्योर, आप जिसको कहते हैं ना ओनली एग्रीकल्चर, उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आप उनका जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो कम होता है जीडीपी में। वो स्वाभाविक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वो होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जब तक उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा तो उनके जो लिंकेजेस हैं रूरल इकोनॉमी से, रूरल इनकम जनरेट करने के लिए और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और इसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट दिया है। इस बजट में भी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर है। तो वो लिंकेजेस वाली जो बात है
कृषि आधारित एक उद्योग, जी वो एक बहुत अहम मुद्दा है और उसके लिए बड़ी बड़ी नीतियाँ काफ़ी आई हैं पिछले 2-3 जैसे? सालों में। जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्योंकि केवल आप नैरो सेंस में उद्योग को ही देखेंगे तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज के नहीं हो पाएगा। और दूसरे ये है बेसिकली कि जैसे डबलिंग फार्मर कमेटी ने भी कहा था कि जो आप उस उद्योग से लिंक तभी हो पाएगा जब फार्मर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अंग बनेगा और उसको मार्केट से आप जोड़ देंगे, और मार्केट्स को उससे जोड़ने से ही वह सारे उद्योग भी चलेंगे। तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो जब मार्केट से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा फार्मर, तो उसको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, और उसका जो माध्यम होगा वो चाहे आप उनको एफपीओ कहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या फार्मर प्रोड्यूसर एजेंसीज कहिए, जो भी उसका रूप आप देना चाहते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ यही है कि किस तरह फार्मर को मार्केट से डायरेक्टली लिंक जोड़ा जाए जी ताकि उसको रिटर्न मिले। और यहाँ पर प्रश्न केवल ये नहीं है कि उसको प्राइस कितना ठीक मिले, उसके साथ जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्रेडिट का अरेंजमेंट करेंगे, नॉलेज का अरेंजमेंट करेंगे, तो एक तरीके से एक पैकेज फार्मर को मिलेगा जी और उसी के माध्यम से आप जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो कड़ी मजबूत हो पाए। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की बात भी मैं करूंगा क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने इस मुद्दे को भी उठाया है। लेकिन अनुपमा जी, मेरा आपसे सवाल है, कृषि शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, इस बात पे खासा जोर दिया है उपराष्ट्रपति जी ने। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह मुद्दा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान से भी जुड़ा है और स्टार्टअप से भी जुड़ा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी, नमस्कार। ये एक बहुत अहम आज हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बात करी कि हम कृषि का अगर वास्तव में हम डेवलपमेंट चाहते हैं और अगर आप इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें एजुकेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका कारण ये है कि जो इस समय हमारा यूथ है बेसिकली, उसको जो यूथ पर्टिकुलरली द रूरल यूथ and the youth which is going to complete his secondary education, higher secondary education, now that talent has to be tapped towards skill building in the field of agriculture. और इस संदर्भ में ICR डेयर में बहुत हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है और हमारी जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उनमें से एक है और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ क्रॉप साइंसेस। तो उसमें खास तौर पर हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उसको एक्सपेंशन के ऊपर खास तौर पर इस टाइम पर पॉलिसी मेकर्स का फोकस है, क्योंकि अगर हम जो टैलेंट है हमारा वो अब तक जो बात होती थी वो होती थी स्टेम। आप अगर देखें तो अधिकतर अगर जो एम्फेसिस रहता है अधिकतर बच्चों का 12th के बाद वो रहता है, 10वीं के बाद या 12वीं के बाद वो रहता है साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिसिन और उस तरफ। हमारा अब जो अब जिस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर जिस तरह से ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर का मेजर एक कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में, तो उसके लिए अब वो स्टेम से स्टीम की तरफ ले जाने का टाइम है कि जिसमें कि एग्रीकल्चर उस स्टेम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और ये तब होगा अगर हम अपने जो हमारा यूथ है उसको we take them towards we take their interest towards agriculture, and that is possible only if we present before them that agriculture is not simply getting into the field and doing all back-breaking operations. No, that is agriculture today is posed to become an industry by itself. And how that is possible? By getting the education into the field of agriculture. And agriculture education in agriculture is not simply talking about only how to grow the crops. It is related to all the domains of the science applied towards agriculture to make it remunerative agriculture. कल हमारे यहाँ
मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगी कल, क्योंकि अभी ये कॉन्वोकेशन पे आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दिया और उसमें वो चीफ गेस्ट थे। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो कॉन्वोकेशन है, वो बहुत एक डिस्टिंक्ट इवेंट होता है, जो कॉन्वोकेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। जी। इसमें 53वां लाल बहादुर शास्त्री लेक्चर कल ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारी जो महको इंडस्ट्री जो है, उनकी महको फाउंडेशन, उनके यहाँ से जी, टेक्निकल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, ये टेक्नो दीक्षांत समारोह जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह रहता है। देश को एक नई दिशा देता है, कृषि क्षेत्र को दिशा देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में जो टेक्नोलॉजी की बात की है, खासतौर से कृषि क्षेत्र में, कृषि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की है। हुकुमदेव जी, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक समय यह माना जाता था कि किसान जो है वो हल लेके चलता है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव ये ला रहा है हमारे कृषि क्षेत्र में? देखिए, ये अपने आप में एक गहन विषय है। परंपरागत तकनीक, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। भारत के अंदर जो परंपरागत तकनीक थे, परंपरागत यंत्र थे, परंपरागत जो हमारी खेती के तरीका थे, उसमें अपने समय में पूर्ण वैज्ञानिकता थी। इस पर अलग कोई भी वैज्ञानिक हमसे चर्चा करेंगे विश्व के, तो मैं सिद्ध कर दूंगा जी कि हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो तकनीक थी, वह तकनीक उस समय के लिए सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक थी और सबसे ज़्यादा कृषि के लिए हितकारी थी। दूसरा, जब उस तकनीक का रूपांतरण करेंगे, जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ, ICR में यह शोध होता है जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप हमसे कुछ सीखिए और हमें कुछ सिखाइए, जी, दोनों सा। अगर हमसे जानिएगा नहीं और केवल हमको सिखाइएगा, तो हमारे दर्द को क्या जाने की दुख जाने दुखिया की दुख जाने दुखिया माए। तीसरी बात, जब वाजपेयी जी के समय में मैं इस विभाग का मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, उस समय मैंने ICR में सब जगह प्रपोजल दिया था कि जितने कृषि पढ़ने वाले छात्र हैं, कृषि वैज्ञानिक बनते हैं, उन छात्रों को 1 साल के लिए, कंप्लीट 1 साल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए। गांव में जाए, किसान के साथ रहे, किसान के साथ काम करे, किसान की संस्कृति को, किसान के जीवन को, किसान के तकलीफ को, वो जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस। जी, तो जब तक उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसकी व्यवहारिकता को समझ नहीं पाएंगे। तो इस पर कृषि के वैज्ञानिकों को और सरकार को भी सोचना चाहिए रूपांतरण। कृषि वैज्ञानिक किस लिए? एक। दूसरा, एक है कृषि वैज्ञानिक और एक है किसान वैज्ञानिक। जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी वो, तो जबकि भारत के कृषि का मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जब हो रहा है, तो मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और जिसको कहते हैं मशीनीकरण, तो ये करेगा कौन? करेगा किसान। तो जब तक किसान इसमें एक्सपर्ट नहीं होगा, जब तक किसान इसको जानेगा नहीं, जब तक किसान अपनाएगा नहीं, किसान जब तक इसको करेगा नहीं, तब तक केवल कहने से होगा नहीं। तो किसान कैसे इसको अपनावे, करे, उसके लिए इन्होंने जो बताया कि छोटी जमीन बढ़ती जाएगी, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स बनता जाएगा। एक बात मनोज जी, बिहार में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं 98% और पंजाब में है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 16%, हरियाणा में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 33%। तो जो टेक्नोलॉजी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए होगा, वह टेक्नोलॉजी बिहार के लिए नहीं होगा। जी, बिहार के लिए जो टेक्नोलॉजी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की टेक्नोलॉजी सिस्टम अलग होंगे और जो उद्योग क्षेत्र वाले हैं उनके अलग होंगे। आखिरी में एक बात कहूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कृषि का उद्योगीकरण और उद्योग का कृषिकरण। भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें श्लोक के शायद 42वां 33वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने इतने दिन पहले व्याख्या की थी
कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि पशुपालन और वाणिज्य माने कृषि और पशुपालन आधारित उद्योग व्यापार, वैश्कर्म स्वभावजम। ये हमसे कितने दिन पहले भगवान कृष्ण ने गीता में एक विज्ञान दिया था सूत्र, हम उसको भूल गए। आज अगर फिर भारतवर्ष के कृषि वैज्ञानिक, सरकार के योजना बनाने वाले इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं रूपांतरण, किसका रूपांतरण? जी, जो सब कुछ है, तो प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है, दिशा है और संकल्प है, इनको पूर्ण रूप से इस देश के किसान को भी समझना होगा, इस देश के वैज्ञानिकों को समझना होगा, अनुसंधानकर्ताओं को समझना होगा, कृषि शिक्षा में लगे हुए युवा को समझना होगा। जी, तभी भारत का कृषि का रूपांतरण हम सही मायने में करेंगे। और जिस दिन एक कृषि वैज्ञानिक और एक है कृषक वैज्ञानिक, जब कृषक वैज्ञानिक बनेंगे तब भारत विश्व का सबसे सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए कृषक वैज्ञानिक बनाए जाएं, इसके लिए कृषि शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी जरूर इस पर विचार करेंगे और इस देश का कायाकल्प होगा। जी बिल्कुल। और आज जिस तरह से कृषि क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, किसानों की जिंदगी में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है, इसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने संबोधन में कई योजनाओं के जरिए उसका उल्लेख भी किया कि कैसे किसान की आय बढ़ रही है, कैसे उत्पादन बढ़ेगा और कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, खेती किसानी में बदलाव आ सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रेम जी इस मुद्दे को, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने एक बात कही कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल स्मार्ट समाधान समय की मांग है। टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो परंपरागत शैली है खेती किसानी की वो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए किसान की जो उसकी आर्थिक क्षमता है वो बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो सिंह साहब ने कहा उन्होंने बड़ी गहरी बात कह दी। ये टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। एक तो ये है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मीन्स वैज्ञानिकों के पास, और दूसरे ये है कि उसका एडॉप्शन होगा कैसे। किसान को अडॉप्ट करना है ना, फाइनली तो किसान को ही उसको अडॉप्ट करना है। और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि उसको अडॉप्ट करने के लिए किसान की क्षमता या कैपेबिलिटी आप कैसे बढ़ाएंगे। तो ये इन्होंने ये गहरी बात ये कही कि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान एक जगह पर है, उसको लैब से फार्म तक ले जाने, दैट मीन्स एक्सटेंशन सर्विस एक मुद्दा है, किसान उसको अडॉप्ट करे ये तीसरा मुद्दा है। अडॉप्ट करने के लिए किसान के अंदर इतनी समझ की क्षमता हो वो एक भारी मुद्दा है, और किसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको उसमें समावेश किया जाए। ये टू वे कम्युनिकेशन से ही चलेगा। तो बेसिकली जो थ्रस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जी, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ले जाएंगे फ्रॉम लैब टू फार्म, और उसमें एक्सटेंशन सर्विस चाहिए। उसको अडॉप्ट करने का एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जी, ताकि किसान उसको अच्छी तरह समझ सके, और उस समझने की प्रक्रिया में जो किसान के अनुभव आ रहे हैं, जो अड़चनें आ रही हैं, या वो सोचते हैं कि मेरे पुरानी एक्सपीरियंस से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। आई थिंक ये प्रश्न जो टू वे कम्युनिकेशन वाला है ये बहुत अहम है, और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस अपना अलग है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर मुझे आधा मिनट और दें जी, तो जो डॉक्टर सिंह कह रही थी, मैं उस एजुकेशन के दायरे को रीडिफाइन करना चाहता हूँ कि एक दायरा है जो साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च से चल रहा है, और उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो स्टेम है, साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, उसमें एग्रीकल्चर को जोड़ा जाए। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इंटीग्रेशन की बात की है। उन्होंने शब्द जो यूज़ किया है इंटीग्रेशन ऑफ रिमोट
टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्रीकल्चर, ये बात उन्होंने भी उठाई, ये बहुत बहुत प्रशंसनीय है। जी अनुपमा जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस बात का, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की बात की, CSR फंड मिलना चाहिए इसकी बात की, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े कृषि क्षेत्र में, किसान मजबूत हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज की डेट में अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन और थ्रू अडॉप्शन, कम्युनिकेशन एंड ए वेरी गुड लिंकेज चाहिए, और उधर से इंडस्ट्री हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले along with the public organizations if we have to make a direct impact and also to make a fast transfer of the technologies from the lab to the land. So there will have to be we will need to develop a window system in which the extension मैडम, efforts अगर हिंदी of में the बोलेंगी public तो हमारे किसान भाई organizations समझ like पाएंगे। ICAR, because ICAR has a very robust system of the extensions of the technologies from the research institutes farmer, and it's a two-way system. And also there is an importance to assess the farmer behavior, because here जी। the farmer is the major clientele, it is जी the in the focus. जी बिल्कुल So- अनुपमा जी, इसीलिए उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में स्टार्टअप की बात की। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप आएगा, जाहिर सी बात है समय के साथ कृषि का बदलना भी जरूरी है। किसान मजबूत होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।